हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बारी फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हिस्ट्री सीरीज़ को कर रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास वाइज चैप्टर वाइज हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था अशोका, एन एम्परर हु गेव अप वार। अब अशोका को डिस्कस करने के बाद चैप्टर का जो अरेंजमेंट है एनसीईआरटी का, उसमें डायरेक्ट विलेजेस और टाउन्स के बारे में बात हुई, लेकिन इसके बीच में जो इसको एक कनेक्टिविटी नहीं महसूस हो रही है। तो हमारा जो अपना तरीका है एक स्टोरी टेलिंग का, हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि चीज़ें जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक फ़्लो के साथ हमारे जहन में समा जाएं, और एक फंडामेंटल जो है हिस्ट्री का जो एक धागा है वो कड़ी दर कड़ी उसको जैसे हम बुन रहे हैं तो वो टूटे ना। तो हमारी आज भी वही कोशिश रहेगी कि हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो चैप्टर में एक जो कनेक्टिंग लिंक है वो जो मिस है, हम उसे लिंक करने की कोशिश करते हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर, हम लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि महाजनपद जो थे, महाजनपद से क्या बने, अंपायर बने। और जो फर्स्ट अंपायर थी दैट वाज मौर्यन अंपायर। दिस वाज द फर्स्ट एम्पायर। और इसका जो फाउंडर था, एम्पायर का जो फाउंडर था, हु वाज दैट, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जिसका गुरु कौन था? कौटिल्य, चाणक्य। और उसका रियल नेम क्या था? विष्णु गुप्ता, जिसने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक, चंद्रगुप्ता के बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोका, जिसके बारे में हमने स्टडी किया। अब इस मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट किंग था उसका क्या नाम था? बृहद्रनाथ। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर। लेकिन इसको किसने मारा? ही वॉज किल्ड बाई हिज ओन कमांडर इन चीफ। इसका जो खुद सपा सालार था, कमांडर इन चीफ था आर्मी का, उसका नाम था पुष्यमित्र संगा। पुष्यमित्र संगा या सुंग। इसके अपने ही कमांडर ने इसको मारा, और यहाँ से, और ये लास्ट किंग था, ये एम्पायर ख़त्म हुई और यहाँ से एक नई डायनेस्टी शुरू हुई विच इज़ कॉल्ड एज सुंगा डायनेस्टी। जिसे क्या कहा? सुंगा डायनेस्टी, जिसका फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? पुष्यमित्र सुंग, जिसने अपने ही राजा को मार दिया और उसके बाद अपनी एक नई डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश की। और ऐसा कहा जाता है, दिस इज़, ये एग्ज़ाम पॉइंट से आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट ब्राह्मण डायनेस्टी। अभी तक जो किंग बनते थे क्षत्रिय, जो वर्ण सिस्टम हमने पढ़ा था जिसमें क्षत्रिय, क्योंकि ब्राह्मण को माना जाता है प्रीस्टली क्लास, ठीक है, इनका जो ज़्यादा है प्रीच करना, टीच करना, सेक्रीफाइसेस करना, रिलीजियस के ओरिएंटेड इनका जो भी ऑक्यूपेशन था वो ब्राह्मण्स का माना जाता था। और क्षत्रियस जो थे, हुज फंक्शन वाज टू प्रोटेक्ट लैंड, टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर लैंड। तो उसी लिए क्षत्रिय से जो थे वो किंग बनते थे, वो बैटल्स करते थे। लेकिन सुंगा डायनेस्टी पहली ऐसी डायनेस्टी थी विच इज़ फर्स्ट डायनेस्टी थी जो माना जाता है क्या थी? ब्राह्मण डायनेस्टी, क्योंकि जो पुष्यमित्र सुंग था वो एक ब्राह्मण था। गॉट इट? अब कितनी अजीब बात है कि किंग को अपने ही कमांडर इन चीफ ने मार डाला। ऐसा कब होता है? ऐसा उस केस में होता है जो किंग होता है, जो राजा होता है, जब बादशाह होता है,
वो जब एबल नहीं होता, काबिल नहीं होता, पावरफुल नहीं होता, या अय्याश हो जाता है, या दूसरी मतलब उसकी जो ज़िंदगी के जो उसका मकसद है वो दूसरी चीज़ों में भटक जाता है ना। किंग की अपना एक नज़रिया होता है, अपनी एक सोच होती है, तो जब वो उससे भटक जाता है तो फिर कोई भी हावी हो जाता है। तो ऐसे ही आप समझो कि मौर्यन एम्पायर जो था, इसका जो लास्ट पावरफुल किंग था वो अशोका था। अशोका के बाद जो रूलर्स आए वो उतने एबल नहीं थे जितने पहले के रूलर्स थे, या जितना अशोका था। तो जिसकी वजह से जो मौर्यन एम्पायर थी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कमज़ोर होती गई, और जो लास्ट इसका किंग था बृहद्रनाथ, उसे अपने ही कमांडर इन चीफ ने मार दिया, और नई एक जो डायनेस्टी है वो इस्टेब्लिश हुई। अब जब एक एम्पायर जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो बहुत सारी जो उसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं, मतलब जो उसके अंदर के किंगडम्स होते हैं, छोटे छोटे रजवाड़े होते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, वो पनपने लग जाती हैं, बगावत पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि ये कोई एम्पायर है, एम्पायर है, इसका कोई किंग है, ठीक है ना। इसने ये सारा, ये एक किंगडम है, ये दूसरा किंगडम है, ये कोई तीसरा कोई और रिपब्लिक है, ये कोई चौथा एरिया, इस सब को इसने अपने कब्ज़े में रखा है। ये एम्पायर है, मान लो ये इसकी स्टेट्स हैं, यहाँ पे इसने अपने हिसाब से गवर्नर्स रखे हैं जो इसके अंडर है, किंग के अंडर। लेकिन जब ये किंग पावरफुल नहीं होता तो ये जो लोग होते हैं ये समझते हैं कि ये उस लायक ही नहीं है कि हम इससे काम करें, और ये हमें चैलेंज भी नहीं कर सकता, तो ये बगावत करने लग जाते हैं। ये सब इससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसी तरह इंडिया में भी पोस्ट मौर्यन पीरियड अगर आप देखो कि जब मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ उसके बाद का जो टाइम था, दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट मौर्यन एज या पोस्ट मौर्यन पीरियड आप बोलो। इसमें क्या हुआ, चूँकि एक पावरफुल किंगडम जो थी वो ख़त्म हो गई, तो अब क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग जो रूलर्स हैं बीच में निकल के आएंगे। तो उन रूलर्स में कुछ तो यहीं के होंगे जिनको हम बोलेंगे नेटिव रूलर्स। अब कुछ बाहर के भी होंगे, है ना, कुछ बाहर से भी आएंगे, क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, रिसोर्सफुल, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे यहाँ। तो जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा, जिसकी पकड़ में ज़्यादा रिसोर्सेज, जिसके कब्ज़े में ज़्यादा रिसोर्सेज हो, वही पावरफुल होगा। तो सबकी नज़र रहती थी इस पे, इस इंडिया पे सबकी नज़र रहती थी। तो जहाँ जहाँ जिसको मौका मिलता था, जब कोई कमज़ोरी देखी जाती थी, तो लोग जो थे, जो रूलर्स थे, उसका फ़ायदा उठाते थे। तो वैसे ही जब मौर्यन पीरियड, जो मौर्यन एम्पायर था, वो जब टूट गई, बिखर गई, काबिल जो थे किंग वो नहीं रहे, तो उसके बाद कुछ यहीं अपने ही कुछ उठ गए और अपने एरिया पे कब्ज़ा किया। उसके साथ कुछ बाहर वाले लोग भी आ गए जिनको हम बोलेंगे फॉरेन रूलर्स। कुछ अपने यहाँ, कुछ बाहर के इन्वेड के इंडिया में, और उसके बाद हमारा जो डीप साउथ था वहाँ पे भी कुछ रूलर्स थे। नेटिव्स में आप देखो सुंगास डायनेस्टी, जिन्होंने मौर्यन एम्पायर के बाद खुद को इस्टेब्लिश किया, सुंगा डायनेस्टी थी। उसके बाद हमारे पास नेटिव में कन्वास थे, और उसके बाद सतवाहनास। ये अपने यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही ये रूलर्स थे। जब एम्पायर कमज़ोर पड़ी तो इन्होंने सेल्फ खुद से अपनी अलग से जो थे किंगडम्स इन्होंने इस्टेब्लिश की। ये इनकी डायनेस्टी बनी, इनकी बनी, इनकी बनी। और कुछ फॉरेन रूलर्स कुछ बाहर से आ गए इंडिया में, जिसमें इंडो ग्रीक्स, उसके बाद कुशन्स, बहुत इम्पॉर्टेंट लोग, कुशन्स वगैरह, कश्मीर तक इन्होंने रूल किया है कुशन्स ने। कनिष्क का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद वी हैव दिस पार्थियंस, उसके बाद शाकाज। ये सारे फॉरेन रूल्स इंडिया में आए। और अगर यहाँ देखें हम साउथ में, तो वी हैव चेराज, उसके बाद वी हैव पांड्याज,
चोलास। चोलास भी बहुत इम्पॉर्टेंट, आपने सुना होगा। जो पंचायती राज सेल्फ रूल है, ये इनके यहाँ सबसे पहले शुरू हुआ है, चोलास के। ठीक है, तो अब ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, एनसीईआरटी क्लास 6 में ये सारा मिसिंग है। आगे जाके कहीं हो सकता है, फ़िलहाल मिसिंग है, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब इनका जो डायरेक्ट जो लिंक है वो चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन हम इसको इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सुंगा डायनेस्टी है। सुंगा डायनेस्टी का जो है एक किंग था, इसी पुष्यमित्र सुंगा का लड़का, उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र, इस पे जो एक प्ले बना था, मालविका अग्निमित्रम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले है और इसका जो लिखने वाला है वो है कालिदास। कालिदास, ठीक है। अब इस प्ले को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस वक्त की सोसाइटी के बारे में पता चलता है। उस जो सीन्स हैं इस प्ले के अंदर, जो ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा में किस तरह से लोगों को दिखाया है, किस तरह से वहाँ का पैलेस दिखाया है। एक्चुअली मालविका जो है ये इसका और अग्निमित्र जो किंग है, मालविका वहाँ पे एक मेड है, तो इसके अफेयर के बारे में ये डिस्कस किया गया है। ये जो सारी कहानी है इसी के आसपास, मतलब इसका जो बेसिक जो चीज़ है जिसके आसपास ये पूरा प्ले घूमता है वो है लव अफेयर बिटवीन अग्निमित्र किंग और ये जो मेड है मालविका, इसी के लिए नाम है मालविका अग्निमित्रम। कालिदास ने लिखा है। तो अब इस प्ले की सेटिंग से हमें उस दौर जो सुंगा डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी का पता चलता है कि कैसे वहाँ के गांव थे, कैसे वहाँ के शहर थे, कैसे वहाँ के लोग थे, क्या उनका खाना पीना था, है ना। जो भी सीन सेट किए होंगे तो उसमें वही दिखाया होगा ना जो उस वक्त के लोगों को पता होगा। तो दैट वे दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और एक ये लिंक बनता है कि इस तरह से संगा डायनेस्टी वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इसका जो जिक्र है, इससे हमें वहाँ के शहर, वहाँ के गांव, वहाँ की सोसाइटी का पता लगता होगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो मैंने आगे बताया आपको, चेरास, पांड्यास एंड चोलास, इनके यहाँ के जो पोइट्स होते थे, पोइट्स, तो उनकी असेंबलीज होती थी जिनको बोलता जाता था संगम। इनकी असेंबली होती थी और कहाँ होती थी? इन द सिटी ऑफ मदुराई। उस वक्त की जो सिटी होती थी मदुराई, वहाँ पे इनकी असेंबली होती थी। और वो जो पोइट्स की असेंबली होती थी उसको बोला जाता है संगम। तो उस वक्त का जो लिटरेचर है उसको बोला जाता है संगम लिटरेचर। क्या बोला जाता है? संगम लिटरेचर। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है जो कहाँ से ली गई है? इसी संगम लिटरेचर से। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि अशोका के बाद जो एक टाइम पीरियड था उसे हम कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्न, जिसमें इस तरह से लोग आए। अब इसमें क्या है कि जो सिटीज़ और विलेजेस जो डिस्कस किए हैं उनके जो अंदर टर्म्स इस चैप्टर में इस्तेमाल किए गए हैं वो इसी पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो लिटरेचर है उससे लिया गया है। तो अब हम चलते हैं, अपना जो टॉपिक है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। अब विलेजेस और टाउन्स के बारे में क्या क्या डिस्कस किया है वो हमारे लिए ज़रूरी है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विलेजेस को। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं विलेजेस की क्या खासियत होती है। विलेजेस अभी भी अगर आप देखोगे कि विलेज अगर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम देखें तो विलेजेस का मेन ऑक्यूपेशन जो होता है दैट इज़ एग्रीकल्चर, फार्मिंग जिसे हम बोलेंगे। और भी हो सकता है लेकिन मेजॉरिटी आजकल के दौर में भी अगर देखोगे तो गांव और शहर का जो फ़र्क है वो ये है कि गांव में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, शहर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होता। गांव में फार्मिंग ज़्यादा होती है। अब तो गांव भी बदल गए हैं लेकिन फिर भी जो मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ जो रूरल इंडिया है या जो विलेजेस है दैट इज़
एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर, आपको पता एग्रीकल्चर के लिए उस वक्त भी अगर हम देखें तो ज़रूरी क्या था, एक आयरन टूल्स। इसलिए उस दौर को जब ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था, उस दौर से जो हमें चीज़ें मिली तो वहाँ पे आयरन टूल्स हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिले। मेन जो था, एक तो हम कह सकते हैं कि एक तो एक्स था और आयरन प्लोशेयर काफ़ी क्वांटिटी में मिले गांव वाले एरियाज़ में, जिससे पता चलता है कि जिससे ही पता चला कि ये जो एरिया था ये कौन सा एरिया था, गांव का एरिया था, क्योंकि वहाँ पे गांव में ज़्यादा क्या प्रैक्टिस होता है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए आयरन टूल दैट इज़ एक्स एंड प्लोशेयर, आयरन प्लोशेयर ये ज़रूरी था। तो काफ़ी क्वांटिटी में ये मिले। अब सिर्फ टूल्स के होने से एग्रीकल्चर फ्लोरिश नहीं होता है, फसल के लिए एक टूल्स के साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, और वो क्या है, वाटर, मीन्स इरिगेशन। इसलिए आप देखोगे कि उस दौर में क्या क्या बने, वेल्स बनाए गए, टैंक्स बनाए गए, कैनाल्स बनाए गए, ठीक है, वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स और आर्टिफिशियल लेक्स बने। अब एग्रीकल्चर जब बनता था तो एग्रीकल्चर का टैक्स दिया जाता था, किंग जो था उसको टैक्स दिया जाता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता था उसका कुछ शेयर किंग को दिया जाता था। अब जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो उतना ज़्यादा उसको टैक्स मिले, लेकिन उससे उस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए किंग अगर टैक्स लेता था तो उसको कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करनी थी, उनके लिए कुछ करना भी था। तो हम देख रहे हैं कि उस दौर में काफ़ी ज़्यादा वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स, आर्टिफिशियल लेक्स बने, इरिगेशन का काम हुआ किससे, किंग के द्वारा। तो ये उस टाइम के विलेजेस इस किस्म के होते थे। अब विलेजेस ये था कि ऑक्यूपेशन और क्या क्या वहाँ, ऑक्यूपेशन मेन जो था दैट इज़ एग्रीकल्चर। अब अगर हम लोगों की बात करें, गांव जो था, गांव के जो लोग थे, पीपल की अगर हम बात करें तो समाज, लोग किस किस तरह के लोग रहते थे, कैसे बटा हुआ था समाज। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसा बुक के अंदर भी लिखा गया है कि इसको हम दो में बांटेंगे। एक हम मान के चलेंगे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, और दूसरा हम लेंगे अपना साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया। वहाँ पे क्या टर्म्स थी, वहाँ पे लोग क्या था, ठीक है ना। पहले हम चलते हैं नॉर्थ इंडिया के साथ। अब नॉर्थ इंडिया में समाज में जो गांव होते थे, गांव में एक सबसे बड़ा आदमी होता था, उसको बोलते थे ग्राम भोजक। अब एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछी जाती थी, ये आपको पता होना चाहिए, टर्म पता होनी चाहिए आपको। गांव में जो सबसे बड़ा आदमी होता था, तो ये क्या था, सबसे बड़ी जो लैंड ऑनर था, सबसे ज़्यादा जो लैंड होती थी, हम कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, लार्जेस्ट लैंड ऑनर, एक किस्म का ज़मींदार, सबसे ज़्यादा ज़मीन जो होती थी इसके पास होती थी, और इसको क्या बोला जाता था, ग्राम भोजक। अब ग्राम भोजक का क्या काम होता था, अब ग्राम भोजक था तो इसलिए जो किंग था, किंग ने इसी को क्या बना दिया था कि आप ये जो अपना एरिया है, आप यहाँ के ज़मींदार हो, सबसे ज़्यादा ज़मीन आपके पास है, तो मेरे लिए भी यहाँ पे जो टैक्स है वो आप ही कलेक्ट करोगे। तो ग्राम भोजक लार्जेस्ट लैंड ओनर था, और ये क्या था, टैक्स कलेक्टर भी था, टैक्स भी कलेक्ट करता था। उसके साथ गाँव में कुछ इधर उधर हो जाए तो कोई फैसला होता था तो जज भी ग्राम भोजक ही होता था। इसके साथ पुलिस का काम भी कौन करता था, ग्राम भोजक आल्सो एक्ट्स एज ए पुलिसमैन। आप देख रहे हो कि मतलब सबसे जो ज़मींदार था, जिसके पास सबसे ज़मीन थी, वही टैक्स कलेक्टर था,
वही फैसले करता था, जज था। पुलिस का काम अगर कुछ होता था, मार धाड़, किसी को कुछ पकड़ के लाना, तो वो भी इसी का काम था, जज। और ये जो ग्राम भोजक की पोस्ट थी, ये क्या थी? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मीन्स कि इसका जो बेटा है वही आगे बनेगा। जो एक फैमिली है जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसी में से आगे बनता। ये जो ग्राम भोजक है, ये नहीं रहेगा तो इसका बेटा बनेगा, वो जाएगा तो उसका बेटा बनेगा, अगर बेटा नहीं होगा तो कोई रिलेटिव बनेगा। तो मतलब यही जो फैमिली होती थी, इसी में आगे लीडर, जो हेड ऑफ, इसे कह सकते हैं हम, हेड ऑफ द विलेज। हेड ऑफ द विलेज जो था वो क्या था? ग्राम भोजक। और एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं कि ग्राम भोजक के क्या क्या फंक्शन थे। तो ये टैक्स कलेक्टर भी था, जज भी था, पुलिसमैन भी था, और ये जो ग्राम भोजक होता था ये हेरिडिटरी पोस्ट थी। और ये क्या था? इसे हम कह सकते हैं हेड ऑफ विलेज या विलेज हेडमैन। एक ये इस किस्म का लोग गाँव में कौन बसते थे? एक तो ग्राम भोजक होते थे। यहाँ तक समझ आ गई। दूसरा एक होता था छोटे स्मॉल लैंड, मतलब ऑनर्स होते थे। ऐसे लोग जिनकी ज़मीन अपनी होती थी लेकिन होते थे थोड़े, इंडिपेंडेंट फार्मर्स, मतलब उसको हम बोलते थे गृहपति। गृहपति। पता होना चाहिए, गृह, ये क्या थे? स्मॉल लैंड ऑनर्स बोल सकते हैं। इनके पास भी ज़मीन थी लेकिन कम होती थी, या इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट फार्मर्स। इसके बाद एक और ग्रुप है जिसे क्या बोला जाता था? दासा। दासा या कर्मकारास। दासा कर्मकारास भी बोल सकते हैं। दास कर्मकारास, ये कौन होते थे? स्लेव्स। मर्द औरतें सब इसमें आते हैं। स्लेव्स होते थे या लैंडलेस लेबरर्स। लैंडलेस लेबर मतलब ये वो क्लास थी जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। ये किसी ज़मींदार के यहाँ काम करते थे और वहाँ से अपनी रोज़ी रोटी, मतलब जो मज़दूरी होती थी वो, अपनी इनके पास ज़मीन नहीं थी। लैंडलेस होते थे, लैंडलेस। और यहाँ स्लेव्स होते थे, या मतलब जो खरीद के लाया जाता था, स्लेव वो होते थे। तो इनको क्या कहा जाता था? दास कर्मकारास। दास आप समझते हो, गुलाम, ठीक है। दास कर्मकारास, इसमें मेन भी थे और वोमेन भी थे। तो गाँव में देखा हमने कि उस वक्त के जो गाँव थे उसमें जो सोसाइटी थी वो कैसे लोग रहते थे। एक तो हेड होता था, गांव का एक बड़ा हेड होता था जिसे हम बोलते थे ग्राम भोजक। वही हेड वहाँ का टैक्स कलेक्टर भी था, जज भी था, पुलिसमैन भी था, हेड भी था, सब कुछ वही था। उसको क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। इसके बाद एक और क्लास थी गृहपति, जिनके पास अपनी ज़मीन थी, थोड़ी थी लेकिन अपनी ज़मीन थी, है ना, अपनी मर्ज़ी से लगाते थे क्या, इंडिपेंडेंट फार्मर्स। लेकिन एक और क्लास थी जिनके पास अपना कुछ नहीं होता था, वो डिपेंड होते थे, वो सिर्फ मजदूरी पे कि कोई उनके काम पे रखे तो वो वहाँ से उनका दाना पानी पूरा हो। तो उसको कहा जाता था दास कर्मकारास, जिसे हम स्लेव्स या लैंडलेस लेबर, जिसमें मैन वुमेन सारे इंक्लूड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ग्राम भोजक क्या था या क्या क्या उसके फंक्शन होते थे। गृहपतिज कौन लोग थे? दासा कर्म गए। तो ये कहाँ पे था? लेकिन ये नॉर्थ इंडिया के अंदर। अब साउथ इंडिया की जो सोसाइटी थी वो भी ऐसी ही थी लेकिन उनके नाम अलग थे। अब यहाँ जो विलेज हेडमैन था, यहाँ का जो विलेज हेडमैन था उसे कहा जाता था वेलालार। वेलालार, ये टर्म्स पूछी जाती है एग्ज़ाम में, लेकिन कहाँ? साउथ इंडिया। अब ये कहाँ से पता चला? ये संगम लिटरेचर से पता चला। असेंबली ऑफ पोइट्स जो मदुरई में होते, वो जब लिखते थे, चाहे वो पोइम्स लिखते थे, कुछ और लिटरेचर लिखते थे, तो उसमें जो हेड ऑफ द विलेज के लिए जो टर्म यूज़ की जाती थी उसे बोला जाता था वेलालार। तो साउथ इंडिया में विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड एज वेलालार। और उसके बाद एक और टर्म है यहाँ पे, उज़ावार। उज़ावार क्या होता था? प्लोमैन, हल चलाने वाला आदमी, उसके लिए उज़ावार बोलते हैं।
और उस वहाँ पे भी एक क्लास थी जिसको स्लेव्स या लैंडलेस लेबर जो थी उसको क्या बोला जाता था, अदीमाई, अदीमाई या कोदाई सियार। अब ये कौन सी भाषा के टर्म्स हैं, इनके प्रोनाउंसिएशन आपको बस याद रखना है जैसे तैसे एग्ज़ाम के लिए। अब इनकी सही एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये किस भाषा के लफ्ज़ हैं, वही इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मतलब है यहाँ पे कि जो हमने उस टाइम के जो विलेजेस देखे, पहले विलेज क्या था वो हमने देखा कि जहाँ पे मेन जो ऑक्यूपेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चर। कैसे पता चला, वो हमने देखा कि वहाँ इरिगेशन की काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और जो आयरन टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिले। तो वो जो एरिया था उस एरिया को, वो कौन सा एरिया होना था, वो गाँव वाला एरिया होना था। और गाँव लिटरेचर से पता चला कि उस टाइम के जो गाँव थे, गाँव के अंदर कैसे किस्म के लोग रहते थे, उनको क्या कहते थे। तो ये नॉर्थ इंडिया का हमने देखा ग्राम भोजक, गृहपति, दास कर्मकारास, और साउथ इंडिया में वेलालार, उजहवार, आदिमाई, कोडाई, सियार, ठीक है। दीज आर द टर्म्स। इसके अलावा भी और लोग रहते थे जिनको हम क्राफ्ट्स पर्सन बोलते हैं, जिसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे पॉटर आ गया, देन ब्लैक स्मिथ आ गया, लोहार, ब्लैक स्मिथ आ गया, उसके बाद वीवर आ गया, उसके बाद कारपेंटर आ गया। ये लोग भी गांव में होते थे। अब ब्लैक स्मिथ का आपको पता आयरन टूल्स का काम था, तो इनका वीवर का काम है, जो भी जो क्लोथिंग होगा उस टाइम का उसके लिए, कारपेंटर, पॉटर, बर्तन वगैरह के लिए, तो ये भी लोग गांव में होते थे। गॉट इट। नाउ लेट्स कम टू द सिटीज़। अब सिटीज़ में क्या था, सिटीज़। अब सिटीज़ का पता कैसे चलता, उस वक्त के शहर का पता कैसे चलता है। कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास। फर्स्ट इज स्टोरीज। एज पर द NCERT पढ़ा रहा हूँ मैं, कि NCERT ने जो जो चीज़ें बताई हैं, हम क्योंकि NCERT पढ़ रहे हैं तो उसी को डिस्कस करेंगे। जहाँ पे ऐड ऑन करने की ज़रूरत होती है वो मैं कर लेता हूँ। स्टोरीज से पता चलता है, उसके बाद स्कल्पचर से पता चलता है, उसके बाद आर्कियोलॉजी से पता चलता है, एंड जो ट्रेवलर होते हैं उनके अकाउंट्स, वो जो लिख के जाते हैं किसी जगह के बारे में। कभी भी कोई ट्रैवल करता है तो उस टाइम के जो ट्रैवल्स है वो लिखते थे, जहाँ भी जाते थे तो लिखते थे यहाँ कैसा है, क्या यहाँ खाया जाता है, कैसा यहाँ का माहौल है, बिल्डिंग्स कैसी है, मार्केट्स कैसी है, तो उनसे भी पता चलता है। तो फर्स्ट है स्टोरीज़। स्टोरीज़ की अगर हम बात करें तो स्टोरीज़ जो यहाँ पे मेंशन है वो हैं जिनको हम जाटक्स बोलते हैं, जाटक्स या जाटक टेल्स। अगर आप ऐसे कोई बुक उठा के देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जाटक टेल्स क्या हैं, तो उसमें आएगा आपको कि स्टोरीज़ अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के लाइफ के बारे में जो स्टोरी है उनको हम जाटक्स बोलते हैं। लेकिन NCERT में जो अभी है इसमें लिखा गया है कि ये जो स्टोरीज़ हैं ये हो सकता है ये किसी ऑर्डिनरी वहाँ के जो आम लोग थे उन्होंने ये स्टोरी कही, लेकिन इसे प्रिजर्व किया जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उन्होंने इनको प्रिजर्व किया इन स्टोरीज़ को। तो उन स्टोरीज़ से को पढ़ने के बाद भी वहाँ के बारे में पता चलता है। ये स्टोरीज़ में कैसे शहर थे, कैसे गांव थे। इस NCERT की जो बुक है, ये जो चैप्टर है, इसके अंदर भी एक कहानी है, एक जाटक की एक स्टोरी मेंशन है, जिसमें पता चलता है कि शहर था, शहर के ऊपर गेट होता था, फिर वहाँ घोड़े आते थे, घोड़े बेचने वाले आते थे, दूसरे लोग घास बेचने वाले लोग आते थे, तो जिससे हमें उसके मार्केट का अंदाज़ा होता है। तो उस टाइम एक तो जो सोर्स है सिटीज़ को जानने का दैट वाज स्टोरीज़, और जो मेंशन है यहाँ पे वो हैं जाटक्स। और जाटक्स को इन्होंने बोला है कि कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी मैन, आम लोगों ने इन कहानियों को कंपोज किया है, जबकि इसे प्रिजर्व जो किया है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे उन्होंने इसको प्रिजर्व किया है। जबकि आप दूसरी बुक्स देखोगे इस NCERT के अलावा तो उसमें इस तरह से भी बताया जाता है कि जाटक टेल जो है वो क्या है, दीज आर द स्टोरीज अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा, ये है।
तो स्कल्पचर, स्कल्पचर क्या होता है? स्कल्पचर है ना, जो भी आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, फनकार होते हैं, या तो कोई चीज़ उठा के उसे खोद खोद के उसको किसी शेप, 3D शेप बनाई जाती है ना। आप मान लो कोई पत्थर उठाया और उससे कोई मुजस्मा, कोई स्टैचू बना दी, वो भी एक किस्म का स्कल्पचर है। कोई पत्थर उठाया, कोई क्या बोलते हैं, कोई लकड़ी का टुकड़ा उठाया, उसे खोद खोद के उसे कोई उससे डिज़ाइन बना दिया, वो भी एक स्कल्पचर है। तो 3D शेप, पेंटिंग जो होती है वो 2D होती है, स्कल्पचर जो है ये 3D है। तो इसमें क्या होता है, आप एक कोई चीज़ उठा के उससे खोद खोद के भी बना सकते हो, या दो चीज़ें जोड़ के भी असेंबल करके भी बना सकते हो। तो स्कल्पचर से भी पता चलता है। हाँ, उस टाइम के जो गेट्स हैं, शहरों के जो गेट्स हैं, उसके ऊपर स्कल्पचर्स के डिज़ाइंस हैं। घरों की जो रेलिंग्स वगैरह होती थी उनके ऊपर डिज़ाइंस हैं। और उसके बाद स्कल्पचर से काफ़ी कुछ ऐसे स्कल्पचर हैं जिससे पूरा सीन का पता चलता है। मतलब एक मान लो एक ऐसी प्लेट जैसे ली है, उस पे डिज़ाइन बनाए हैं, और वो डिज़ाइन इस तरह से बनाए हैं कि पूरी कहानी बता रहे हैं। वो जैसे कोई मार्केट का सीन दिखा रहा है, आप जंगल का सीन दिखा रहा है, शहर का सीन दिखा रहा है, गांव का सीन दिखा रहा है। उस कल्चर में पूरी मतलब कहानी दिखाई जा रही है। तो उससे भी हम, उस कल्चर से भी हमें क्या पता चलता है, उस वो जो दौर होता है, मतलब उस वक्त के दौर, उस दौर की जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनके बारे में पता चलता है। स्कल्पचर्स का एक तो ये क्या करते थे, डिपिक्ट्स सीन्स, हम लिख सकते हैं सीन्स अबाउट सिटी, विलेज, फॉरेस्ट, ठीक है, सिटी, विलेज, फॉरेस्ट, इनका सीन डिपिक्ट करते हैं। इसके अलावा इनका यूज़ जो होता है रेलिंग्स पे होता है, मेन गेट्स पे होता है, गिफ्ट्स वगैरह देते थे जो एक दूसरे को, स्कल्पचर जो होता था, स्कल्पचर पे खुदवा के नाम वगैरह कुछ एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता था, है ना। इसका गिफ्ट्स में इस्तेमाल होता था। तो ये स्कल्पचर से भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती है शहर के बारे में। उसके बाद आगे आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी तो आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पे ज़मीन के अंदर खोद के हमें चीज़ें पता चलती है, एक काइंड ऑफ एक्सकेवेशन जहाँ होती है। तो जब खोदा गया काफ़ी जगह, तो मतलब हमें काफ़ी फोर्टिफिकेशन दिखी, है ना। मतलब ऐसे एरियाज़ देखे जहाँ पे एक किस्म की किलाबंदी हुई है ना। मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर दिखा, मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, है ना। ईंटों का एक बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिखा, जिसे माना गया कि हो सकता है ये एक किस्म का वेयर हाउस होना था, ये मार्केट होनी थी, ये वेयर हाउस होना था। फोर्टिफिकेशन दिखी, किलाबंदी दिखी। तो आर्कियोलॉजी से भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है सिटीज़ के बारे में। इसके अलावा और बाकी सारी चीज़ें हैं। अब क्योंकि हमें सारी चीज़ें तो देखनी नहीं, मैं आपको मेन बता रहा हूँ कि आर्कियोलॉजी में किस तरह से हमें पता चलता है जब हम खोदते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी में एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई एविडेंस नहीं मिला, ना कोई शहर का हमें एविडेंस मिला, ठीक है, ना ही हमें किसी घर का एविडेंस मिला, ना ही हमें कोई ऐसे साफ साफ मार्केट्स का एविडेंस है। जैसे घर दिखते हैं ना खोदने के बाद, वो नहीं दिखे हैं, ठीक। फोर्टिफिकेशन दिखा, मासिव ब्रिक स्ट्रक्चर। अब पैलेसेस, हाउसेस, जो मार्केट्स मान लो शॉप्स वगैरह, वो इसलिए भी नहीं दिखे। हो सकता है कि आपको पता है कि मौर्यन एम्पायर में ही वुडन जो एक किस्म का आर्किटेक्चर आप कहो, या मतलब जो घर बनने शुरू हो गए, क्योंकि जंगल कटने शुरू हो गए थे ना। तो फिर उससे पहले तो जो पत्थरों से बनता था, वो तो पत्थर तो रहते हैं काफ़ी देर, तो उनको तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो लकड़ी है ये गल जाती, सड़ जाती है वक्त के साथ, ऑर्गेनिक चीज़ है। तो हो सकता है कि उस टाइम के जो घर थे, जो महल थे, वो लकड़ी के बने हों। तो प्रोबेबली उसकी वजह से ये जो हैं दब के ये ख़त्म हो गई होंगी वक्त के साथ। तो इसलिए हमें कुछ ये चीज़ें दिखने को नहीं मिलती, जबकि हमें फोर्टिफिकेशन मिली, ब्रिक स्ट्रक्चर मिला, क्योंकि ये थोड़े से रहने वाली चीज़ें हैं, ये सड़ती गलती नहीं है। तो आर्कियोलॉजी से भी हमें शहरों का पता चलता है। उसके बाद ट्रैवलर अकाउंट्स, ट्रैवलर या सेलर जो होते थे, ठीक है ना। कुछ लोग तो ज़मीन पे चलते थे, है ना, कुछ लोग मतलब दरियाओं से जो सफ़र करते थे। जैसे ग्रीक सेलर है एक, अननोन ग्रीक सेलर,
ठीक है ना, उसका अकाउंट मिला है। तो उसने एक जगह का जिक्र किया है, एक कोस्टल एरिया, एक जिसका नाम है भरूच, ठीक है ना, ये इसके अंदर बुक के अंदर डिस्कस किया है। तो ये सिटीज़ का मतलब इस तरह से हमें सिटीज़ का पता चलता है। अब सिटीज़ जो थी, सिटीज़ में जनरली अगर हम देखें तो सिटी में कौन से लोग होते होंगे? ओबियसली जो ट्रेडर्स होंगे, जो मर्चेंट्स होंगे, ठीक, या क्राफ्ट्स पर्सन होंगे। ओबियसली क्राफ्ट्स पर्सन तो होंगे ही होंगे शहरों में, गांव में भी थे, शहर में भी होंगे क्राफ्ट्स पर्सन, ठीक। तो या जो भी मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स थे, तो उनके एक गिल्ड, जिसे हम श्रेणी बोल सकते हैं, श्रेणी बनते थे। श्रेणी इज़ अ काइंड ऑफ गिल्ड कहो आप, या इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे आजकल के टाइम में यूनियन होती थी, ठीक है। तो श्रेणीज़ होती थी, इनकी भी क्या होती थी, जो उस टाइम ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन, इनकी भी एक किस्म की यूनियंस होती थी, जैसे आज ट्रेड यूनियंस होते थे। तो उससे क्या कहा जाता था? श्रेणी। अब श्रेणी का फंक्शन जो बुक के अंदर लिखा है वो क्या है? श्रेणी का फंक्शन है एक तो ट्रेनिंग। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक जो इसका फंक्शन था श्रेणी का, ट्रेनिंग। उसके अलावा ये प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल खरीदते थे। कच्चा माल जो होता है, मान लो जो भी चीज़ें बनानी हो, एक यूनियन है, हमारा काम लोहे का है, तो हम सारे लोहे वाले हैं, तो हमारी एक यूनियन है। तो यूनियन मिलके क्या करते हैं? रॉ मटेरियल खरीदते। क्यों जब आप यूनियन जब सब मिलके एक चीज़ करते हो तो सौदा अच्छा होता है, नेगोशिएशन अच्छी होती है। अकेले अकेले किसी को कम दाम पे, किसी को ज़्यादा दाम पे, तो लोग उतने इंटेलिजेंट थे कि एक यूनियन बनाते थे, जिसे श्रेणी बोला। फिर वो यूनियन ही क्या करती थी कि आगे जो नए, मतलब मान लो जो ब्लैक स्मिथ होने थे, या जो भी आयरन के औजार बनाते थे, जो लोग क्राफ्ट्स पर्सन थे, तो उनको ट्रेनिंग भी देती थी, और वो लोहा प्रोक्योर भी करते थे। उसके लिए जो माल होता, कच्चा माल, उसको प्रोक्योरमेंट होता था, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, और कई बार जिसको लोन की ज़रूरत हो, एज ए बैंक भी काम करते थे, लोन प्रोवाइड करते थे जो भी श्रेणी के जो मेंबर्स होते थे उनको। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिटीज़ के अंदर उस वक्त भी ऐसा सिस्टम था। तो क्योंकि सिटीज़ जो गांव थे, वहाँ तो मेन ऑक्यूपेशन जो था वो क्या था? एग्रीकल्चर। लेकिन शहरों के अंदर जो मेन ऑक्यूपेशन था इज़ ए काइंड ऑफ बिजनेस, जिसे हम कहते हैं, जिसमें चाहे ट्रेड हो, चाहे क्राफ्ट्स पर्सन, जो भी अगर हम देखें तो क्या था? एक किस्म का बिजनेस था। तो बिजनेस के लिए यहाँ श्रेणीज़ देखी गई, और ये श्रेणीज़ का पता कैसे चला? ये भी हमें किसी लिटरेचर से पता चला, कहीं हमने पढ़ा इसके बारे में, उस वक्त का जो लिटरेचर है उससे पता चला कि श्रेणीज़ होती थी, उनके क्या क्या काम होते थे। और चूँकि मैंने क्राफ्ट्स की बात की, तो क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप दो चीज़ें ऐड कर लो। एक तो पॉटरी जो होती थी उस टाइम की, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉटरी जो होती थी वो व्हील मेड होती थी, व्हील मेड। और पॉटरी को क्या बोला जाता था? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब जो व्हील मेड थी, मतलब जो पॉटरी, अब इस दौर में जो पॉटरी बनाई जाती थी, वो जैसे हम देखते हैं ना, आप वीडियोज़ वगैरह में कहीं देखते हो कि ऐसे जो व्हील है वो घूम रहा होता है, उस तरफ से उसके ऊपर ऐसे मिट्टी रखी जाती है, फिर उसका गड़ा बनाते हैं, किसी भी किस्म का जो भी पॉट बनाना हो। तो मतलब अब जो पॉटरी थी इस वक्त की, वो व्हील मेड थी। और वो कैसी, उसको क्या बोला जाता था? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। मतलब ब्लैक कलर की होती थी, और उसके ब्लैक करने के बाद उसको एक किस्म की पॉलिश होती थी। वेयर मीन्स बर्तन, और नॉर्दर्न ये ज़्यादा क्या थी? नॉर्दर्न एरिया में ये कॉमन थी। पॉटरी जो थी ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कॉमन थी। तो इसीलिए जो पॉटरी थी उस किस्म की, वो व्हील मेड थी, और उससे क्या बोला गया? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और दूसरा साउथ में अगर देखिए, ये नॉर्थ में थी, और साउथ में जैसे मैंने कहा, साउथ वाज इम्पॉर्टेंट फॉर टेक्सटाइल्स। और टेक्सटाइल्स कहाँ पे? ये कौन सा शहर था? मदुराई। ये मदुराई जो शहर था, दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर टेक्सटाइल्स। तो साउथ वाज नोन फॉर टेक्सटाइल्स, और वहाँ का जो सबसे शहर जिसके बारे में मशहूर शहर था वो मदुराई था, और वाज रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स। वेयर एज जो पॉटरी थी, क्राफ्ट जो था,
नॉर्दर्न में वो पॉटरी था और ये पॉटरी यहाँ पे बनाई जाती थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि जो पॉटरी थी उस टाइम की कौन सी थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और कैसी थी, हैंडमेड थी कि व्हील मेड, व्हील मेड, आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ इसमें, जैसे पीछे हमने आर्कियोलॉजी की बात की, तो उसमें एक और कॉमन फीचर, मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर डिस्कस हुआ है, रिंग वेल्स। रिंग वेल्स, ठीक है ना। रिंग वेल्स क्या होते थे कि मतलब ऐसे पाए गए, ऐसे आप मान के चलो, ये एक पॉट टाइप का, इसके ऊपर दूसरा पॉट, इसके ऊपर तीसरा पॉट, इसके ऊपर चौथा पॉट। तो ऐसा माना गया कि ये टॉयलेट्स के लिए यूज़ होता था, टॉयलेट्स के लिए, है ना। मतलब ये फिल हुआ ये, तो ये टॉयलेट्स के लिए यूज़ किया जाता था, इनको बोला गया रिंग वेल्स। ये भी जब आर्कियोलॉजी जब खोदा गया तो वहाँ पे इस किस्म का स्ट्रक्चर, इस किस्म की कुछ चीज़ें दिखी गई जिसका नाम रिंग वेल्स दिया गया, और ये समझा गया कि दिस वर यूज फॉर टॉयलेट्स है। तो ये था सिटीज़ एंड विलेजेस के बारे में। अब इसके अलावा आपकी बुक के अंदर कुछ शहर जो हैं उनको एक डिस्कस किया गया है, वो भी हम बताएं। एक है मथुरा, मथुरा के बारे में डिस्कस किया गया है। अब इस मथुरा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि ये एक क्रॉस सेक्शन पे लाई करता है, मतलब जो ट्रेड रूट्स थे, आना जाना, वो ऐसी जगह, आप बुक के अंदर लिखा है कि आप जब नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हो, तो क्रॉस सेक्शन पे क्या है, मथुरा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस वजह से ये जो शहर है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट ले ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट, इसके क्रॉस सेक्शन पे लाई करता है। तो ओबियसली ऐसी जगह जहाँ से इधर का काफ़िला भी जा रहा है, वहाँ का चारों तरफ का काफ़िला जहाँ से गुजर के जा रहा है, तो वो जो जगह है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है और काफ़ी डेवलप हो जाती है, तो क्रॉस सेक्शन। इसके अलावा ये एक रिलीजियस सेंटर भी है, रिलीजियस सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी मोनास्ट्रीज देखने को मिलती है, जैन लोग जो हैं उनकी श्राइन देखने को मिलती है, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है विद रिलेटेड टू जो लॉर्ड कृष्णा है, ठीक है ना। तो वो इसलिए ये एक किस्म का रिलीजियस सेंटर है। और यहाँ पे बड़ा फाइन स्कल्प्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है, फाइन स्कल्प्टर प्रोड्यूस्ड। देखो अब किस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों यहाँ पे क्यों अच्छी चीज़ें बन रही, क्योंकि ये उस जगह था जहाँ चारों तरफ के काफ़िले यहाँ से गुजरते थे, तो यहाँ की मार्केट अच्छी होनी थी, यहाँ की चीज़ें अच्छी होनी थी, यहाँ की सेल अच्छी होनी थी, ठीक है। तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लाइज ऑन द क्रॉस सेक्शन, ठीक। उसके अलावा यहाँ रिलीजियस सेंटर, मतलब यहाँ रिलीजन को जो फैलाने वाले लोग थे, जो रिलीजन को सेपरेट करने वाले लोग, वो भी यहाँ ज़्यादा होने थे, इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबका प्रेजेंस है। उसके बाद यहाँ फाइन स्कल्प्टर, जो मतलब आर्टिस्टिक चीज़ें, जो क्राफ्ट्समैन की जो चीज़ें, वो भी यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस हो रही हैं, फाइन। उसके बाद यहाँ हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती है ना, स्लैब इंस्क्रिप्शन बाकी है, मतलब इंस्क्रिप्शन में जब चीज़ें किसी पे खुदवाई जाती हैं वो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। एक और चीज़, ये शहर जो है इट बिकम्स सेकंड कैपिटल ऑफ कुशन्स, सेकंड कैपिटल ऑफ कुशन्स। इस तरह से ये क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये जो मदुरा है यहाँ पे फोर्टिफिकेशन देखने को मिलती है, मतलब इसकी किलाबंदी भी होती है, ठीक। तो ये एक शहर जो है डिस्कस किया गया है, मथुरा। हो सकता है इसकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें पूछी जाएँ कि वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, और यहाँ की क्या क्या मतलब खासियतें हैं। हम देखें यहाँ रिलीजियस सेंटर है, यहाँ पे सभी जो है रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं उनकी प्रेजेंस है, यहाँ पे स्कल्पचर प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे किलाबंदी है, ये सेकंड कैपिटल ऑफ ये है, कुशन्स ने इसको अपनी सेकंड कैपिटल बनाया है, और इंस्क्रिप्शंस है, ठीक।
उसके बाद जो एक दूसरी साइट मेंशन है इसमें, दैट इज़ एरिका मैडो। ये क्या है? ये एक कोस्टल सेटलमेंट है, समुंदर के किनारे, कोस्टल सेटलमेंट। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पे जो शिप्स हैं वो अनलोड होते होंगे, शिप्स अनलोड होते थे यहाँ पे। तो मतलब ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट जगह बन जाती है। यहाँ पे भी एक मिलता है, यहीं पे एक्चुअली मिलता है मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, जो मैं पीछे बता रहा था आर्कियोलॉजी खोद के, मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, जिसका माना जाता है कि वो क्या होगा, वेयर हाउस होगा, क्योंकि किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे देश से जो शिप लेके आया होगा सामान, तो यहाँ पे वो सामान रखने के लिए एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, तो रिकमेंड। उसके बाद यहाँ पे जो पॉटरी देखी गई वो मेडिटेरेनियन पॉटरी देखी गई, जैसे जिसे बोला जाता है एम्फोरे। एम्फोरे क्या होता है कि एक ऐसा हमारे यहाँ जग बोलते हैं, मतलब एक ऐसी केटल जिसके 2 हैंडल्स हो, ठीक है, एम्फोरे। या एरेंटीन। अब एरेंटीन जो है, एरेंटीन वेयर है, वेयर मीन्स बर्तन। एरेंटीन असल में इटली में एक जगह का नाम है, तो वहाँ के जो बर्तन एरेंटीन वेयर। तो इससे पता चलता है कि यहाँ जो ट्रेड था यहाँ पे ऐसे, मतलब एक काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड था, बाहर से यहाँ चीज़ें आ रही थी, शिप्स अनलोड होते थे। तो एक कोस्टल सेटलमेंट थी, मैसिव स्ट्रक्चर था, मेडिटेरेनियन पोट्री यहाँ पे देखने को मिली, और यहाँ स्मॉल टैंक्स दिखे, जिनको माना जाता है ये किसके लिए होंगे, फॉर डाइंग क्लोथ्स। उसके बाद यहाँ रोमन ग्लास देखिए, ठीक है ना। उसके बाद बीड्स देखे गए। तो ये सारी चीज़ें की वजह से दिस साइट आल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था आज का जो आपका चैप्टर था कि वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, जिसमें हमने एक एग्जांपल इन्होंने ली मथुरा की और अरिका मेडो की, कि किस तरह से ये टाउन जो थे ये क्या कर रहे, थ्राइव कर रहे थे, है ना, इनकी लोकेशन की वजह से, ट्रेड की वजह से, जो मतलब अब क्या हो रहा था, टाउन्स बन रहे थे, टाउनशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ट्रेड। और दूसरी तरफ जो गांव था, गांव क्या कर रहा था, इन शहरों को सप्लाई कर रहा था, एग्रीकल्चर के रूप में जो भी प्रोडक्शन होती थी वो इन शहरों की तरफ जाती थी और वहाँ से ट्रेड होता रहता था। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, फिर भी हमने इसको थोड़ा सा कनेक्ट किया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो गया। अदरवाइज़ चैप्टर के अगर हम देखें तो उसमें बहुत शॉर्ट बताया है। विलेजेस में जो पीपल थे उनको डिस्कस किया गया है, और जो शहर थे उसकी 1-2 एग्जांपल लेके जो टाउन्स हैं उनको डिस्कस किया गया, और कुछ चीज़ें वहाँ की बताई गई हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।